नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। 25,000 लोगों के लिए बनाई गई प्रसादी। चुनाव से पहले जनजातियों को लुभाने की कोशिश। एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम गहलोत। पुष्कर सरोवर घाट पर जगमगाएंगे 1.5 लाख दिए। सीएम गहलोत की मौजूदगी में होगा दीपदान। जोधपुर में छठ पूजा का भव्य आयोजन। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। महिलाओं ने गाए गीत। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां हो गई शुरू। दीपावली मिलन समारोह के जरिए वोटरों को साधने में जुटे नेता और मंत्री। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान में स्थित भरतपुर के ब्रिज क्षेत्र में दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व से ही अन्नकूट प्रसादी के आयोजन शुरू हो जाते हैं। अन्नकूट आयोजन का क्रम लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। शहर के और गांव के लगभग सभी मंदिरों में अन्नकूट और 56 भोग की झांकियां का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट की प्रसादी के लिए मुख्य रूप से बाजरा, चावल, कड़ी, मिक्स सब्जी और खीर, पुआ, पूड़ी और पकौड़ी बनाई जाती है। बता दें कि शहर के प्राचीन बांके बिहारी जी के मंदिर पर देव छठ के मौके पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। 2 साल कोरोना महामारी की वजह से अन्नकूट का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार अन्नकूट प्रसादी 25,000 लोगों के लिए बनाई गई और हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण कराई गई। अन्नकूट प्रसादी पाने के लिए शहर का जनसैलाब उमड़ पड़ा और भारी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अन्नकूट प्रसादी खाने आए लोगों में एक बार तो अन्नकूट का प्रसाद खाने के लिए भगदड़ सी मच गई, जिसमें कई लोग गिर गए। लेकिन अन्नकूट व्यवस्था के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने माकूल व्यवस्था की हुई थी और लेकिन लोग एक दूसरे धक्का देकर पहले प्रसादी ग्रहण करने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में देव छठ के मौके पर दीपावली के बाद अन्नकूट प्रसादी के बड़े स्तर पर आयोजन होता है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी की वजह से अन्नकूट का आयोजन नहीं कर पाए थे। बांके बिहारी मंदिर में अन्नकूट प्रसादी खाने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। और बता दें कि अन्नकूट महोत्सव के दौरान पुलिस व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए थे। आज भी पुलिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसे ही अन्नकूट प्रसादी के लिए आह्वान किया गया तो हजारों की संख्या में इकट्ठा भीड़ अन्नकूट खाने के लिए एक साथ दौड़ पड़े और भगदड़ सी मच गई और कई लोग धक्का लगने से वहां पर गिर भी गए थे। तो लोगों का जनसैलाब वहां पर उमड़ के आया था। अन्नकूट के प्रसादी खाने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए वहां पर नजर आए थे। और बता दें कि 25,000 लोगों के लिए प्रसादी का प्रसाद वहां पर बना था। और साथ ही आपको बता दें, इस अन्नकूट के महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था वहां पर। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनजातीय समूह के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच साझा किया। बता दें, यह कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहेंगे। मानगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है और यहां नेताओं के दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनजातियों को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों और अन्य जनजातियों ने मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक मुकाबला किया। ऐसा माना जाता है कि मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में आयोजित जनसभा में शामिल लोगों पर अंग्रेजी की ओर से की गई गोलीबारी में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का असर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी होगा और राजस्थान के अलावा अगले साल इन दोनों राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार गहलोत 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। गहलोत गुजरात दौरे पर हैं और 31 अक्टूबर को उनका राजस्थान आने का कार्यक्रम है।
बता दें कि मुख्यमंत्री जयपुर से 31 अक्टूबर को रात 8:30 बजे विशेष विमान से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर से 1 नवंबर को सुबह 8:45 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ जाने का कार्यक्रम है। मानगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के शामिल होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। राजस्थान का विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आगामी 1 से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मेले का शुभारंभ करेंगे। इस साल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में भी दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। ये सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीप दान किया जाएगा। करीब 1.5 लाख दीप से घाट जगमगाएंगे और 1 नवंबर की सुबह मानगढ़ धाम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के बाद सीएम अशोक गहलोत शाम 4:30 बजे टेंपल सिटी पुष्कर पहुंचेंगे। यहां जगत पिता ब्रह्मा मंदिर जाकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। यहां गेंट्री प्लाजा और रैंप का लोकार्पण करने के साथ ही सैलानियों के लिए हेलीकॉप्टर राइडिंग का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मेला ग्राउंड पहुंचकर पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के बाद घाट पहुंचकर दीपोत्सव में भाग लेंगे। पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान करेंगे। सीएम का करीब 3 घंटे पुष्कर में रुकने का कार्यक्रम प्रस्तावित माना जा रहा है। पुष्कर मेले की ख्याति शांत समंदर पार की है और बता दें ऐसे में हर साल यहां लाखों देश परदेसी और मेहमान मेले का आनंद और लुत्फ उठाते हैं। इन मेहमानों के लिए सरकार ने माकुल बंदोबस्त किए हुए हैं। मेले में राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलेंगी। कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सतोलिया, गिल्ली डंडा जैसे परंपरागत खेलों के साथ लोक कलाकारों की प्रस्तुति होगी और इस बार हेलीकॉप्टर राइडिंग और पतंग उत्सव खास रहेगा। तो बता दें ये दीप उत्सव होगा 1 से 8 तारीख तक के लिए ये कार्यक्रम होगा और बता दें इसमें सीएम अशोक गहलोत मुख्य रूप से अतिथि माने जा रहे हैं और साथ ही 1.5 लाख जो दीप जलाए जाएंगे घाटों पर, उनसे किस तरह से जो घाट हैं वो जगमगा उठेंगे। देश भर में छठ पूजा का त्योहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा का 4 दिवसीय त्योहार नहाए खाए और खरना के साथ शुरू हो चुका है। भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हैं और ये दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। और बता दें कि वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। महिलाएं छठ के दौरान उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना भी करती हैं। वो भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ भी देती हैं। ये त्योहार देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार पर 36 घंटे का निर्जल उपवास किया जाता है। राजस्थान में जोधपुर के संगरिया क्षेत्र में छठ पूजा के लिए आयोजन रखा गया और यहां पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष छठ पूजा के लिए पहुंचे। क्षेत्र में तालाब या नदी नहीं होने के कारण यहां लोगों के कृत्रिम झील बनाई गई है और इस पानी में खड़े होकर महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया के लिए गीत भी गाए। श्रद्धालुओं ने कहा कि घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ त्योहार के दिन लोग सभी तरह के फल, ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के साथ पूजा भी करते हैं। छठी मैया के लिए निर्जल व्रत रखा जाता है जो 36 घंटे तक चलता है और बता दें कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उदय होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ये व्रत मनोकामना पूरी होने के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी ये व्रत करते हैं। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए होता है और इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष छठ पूजा रविवार 30 अक्टूबर को है और बता दें कि मान्यता के अनुसार छठ पूजा और व्रत परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए रखा जाता है।
4 दिन के इस व्रत पूजन की कुछ विधियां बेहद कठिन होती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख 36 घंटे का निर्जल उपवास है। तो बता दें, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला छठ के दौरान और भारी उत्साह के साथ उन्होंने ये छठ का पर्व मनाया और साथ ही पूजा अर्चना के साथ भी ये छठ का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि छठ की पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। उसमें से सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब 36 घंटे का निर्जलीय उपवास होता है। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 में होगा। बीजेपी, कांग्रेस और रालोद के नेता ने भी अभी से टिकट के लिए गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं। बता दें, इसके लिए वो वोटरों से नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। भरतपुर की कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने दीपावली से ही अपने लिए प्रचार शुरू कर दिया है। कई विधानसभा सीटों पर दीपावली के अवसर पर मिलन समारोह आयोजित किए गए। भरतपुर जिले की कामा और अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर 2 बार विधायक रह चुके कंवर नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान कामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और जगत सिंह ने तो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने को कर दिया है। बता दें कि भरतपुर की डी कुम्हेर विधानसभा सीट पर भरतपुर राज परिवार के सदस्य और कद्दावर नेता माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें, और इस समय कांग्रेस की सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं वो और राज्य परिवार के होने के कारण उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। साथ ही भरतपुर जिले में विश्वेंद्र सिंह को संकट मोचन माना जाता है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी कुम्हेर और डी के बाजारों में दीपावली पर लोगों का हालचाल लेने पहुंचे। उधर डी कुम्हेर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दिगंबर सिंह चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बेटे डॉक्टर शैलेश सिंह ने चुनाव लड़ा और विश्वेंद्र सिंह ने 2018 में उन्हें 8000 वोटों से हरा दिया था। और डॉक्टर शैलेश सिंह बीजेपी के भरतपुर जिला अध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि शैलेश सिंह ने भी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शैलेश सिंह 26 अक्टूबर को दीपावली पर्व पर लोगों से मिलने के लिए कुम्हेर के बाजार में निकले हुए थे। भरतपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत दर्ज की थी और इस समय राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वो विधायक सुभाष गर्ग भी चुनाव 2023 की तैयारियों में लगातार जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें, दीपावली मिलन समारोह से ये काम शुरू कर दिया गया था और टिकट के लिए गोटियां जो है वो बटोरनी शुरू कर दी गई हैं। तो बता दें, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वोटरों को साधने में जुट गए हैं मंत्री फिलहाल के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि स्टैंप पेपर पर राजस्थान की लड़कियों की नीलामी की खबरों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों को स्टैंप पेपर पर बेचा जा रहा था। अब इस मामले में
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा है। बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के पंचायतों में लड़कियों के स्टैंप पेपर पर कर्ज अदायगी संबंधी खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये अति दुखद घटना क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यह असली करूर रूप है क्या? सीधे तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस पर कांग्रेस का यह रूप सामने आया है, इसको लेकर मायावती ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया। तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने अगले ट्वीट में लिखा कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु ये इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेस सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस शर्मनाक घटना पर महिला समाज और राज्य की जनता से भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो अपने ट्वीट के जरिए ये बात कहती हुई वो नजर आई हैं। आपको बता दें वहीं इस मामले में आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा आयोग ने पहले से किए गए उपायों और यदि नहीं तो ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के साथ 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। तो बता दें बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तो बता दें लड़कियों की नीलामी को लेकर यह निशाना साधा गया है। राजस्थान के पंचायतों में लड़की के स्टैंप पेपर पर कर्ज अदायगी संबंधी खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये अति दुखद घटना मायावती ने ये ट्वीट के जरिए बात कही है। तो सीधे तौर पर जो कांग्रेस का स्लोगन भी है उसको आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने ये निशाना साधा है। आपको बता दें वो स्लोगन क्या है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसको लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस का जो रूप पर है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तो लड़कियों को नीलामी को लेकर ये सवाल खड़े करे गए हैं और कांग्रेस पर सीधे तौर पर तंज कसती हुई वो नजर आई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए। बता दें कि 2018 में चुनावी जीत के बाद अशोक गहलोत और पार्टी गुट के बीच सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही थी। तो उस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि सचिन पायलट को पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनानी चाहिए। सचिन पायलट अपने समाज और अन्य समाज सहित नौजवानों में लोकप्रिय हैं। अब उन्हें हिम्मत दिखानी चाहिए। जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ता है। पायलट को अलग पार्टी बनाकर प्रयास करने चाहिए, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। अशोक गहलोत सीएम बनने चाहते हैं और बता दें पायलट भी सीएम बनना चाहते हैं। उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। 2018 में गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान के दौरान मैंने कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में आरएलपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आरएलपी का सीएम बनेगा तभी राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। आगामी राजस्थान विधानसभा के चुनाव में पार्टी मैदान में उतरेगी और हमारी पार्टी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। बता दें कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। बेनीवाल ने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। तो बता दें ये बेनीवाल का जो बयान है वो सामने आया है, जिस तौर पर हम देखते हैं कि राजस्थान में सियासी जो घमासान है वो लगातार जारी रहता है। उसको लेकर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनातनी का मामला जो है वो लगातार सामने आता रहता है। इसको लेकर ये उन्होंने बयान सामने आया है। तो सीधे तौर पर सचिन पायलट को उन्होंने अपना सजेशन भी दिया है कि वो अपनी दूसरी पार्टी बना लें और उस पार्टी से चुनाव लड़ें, यानी कि उस पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। और सीधे तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं वो लगातार राजस्थान की जो सियासत है वो गरमाई हुई सी रहती है। तो ये उनका बयान इसको लेकर सामने आया है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं वहां पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी और कौन पड़ेगा किस पर भारी। राजस्थान सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की दीपावली स्नेह मिलन के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई।
इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने जांच कराने के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर के अनुसार राज्य मंत्री गर्ग को माइनर स्ट्रोक आया है, बता दें, और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। दरअसल राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जयपुर से भरतपुर स्थित अपने कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रखा हुआ था। इस मिलन समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर मंत्री को शुभकामनाएं दी। इसके लिए भारी संख्या में लोग चांदी के मुकुट, माला, साफा देकर वहां पर पहुंचे हुए थे। बता दें कि मंत्री को उनके शुभचिंतकों ने सुबह से शाम तक का साफा पहनाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान मंत्री गर्ग को अचानक शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण माइनर स्ट्रोक आ गया। जैसे ही मंत्री गर्ग की तबीयत खराब हुई, तुरंत प्रभाव से मंत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मंत्री डॉक्टर गर्ग की अचानक तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और जैसे ही मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के समर्थकों को उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली तो वह अस्पताल पहुंच गए। गौरतलब है कि राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से भरतपुर शहर की विधानसभा सीट से विधायक हैं और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वो इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो बता दें, कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और जिस तरह से ये दिवाली स्नेह मिलन में वो पहुंचे थे और उसके बाद उनका अचानक से ब्लड लेवल जो है वो बढ़ गया और उसके चलते उन्हें उनकी जो तबीयत है उसमें वो खराबी आ गई और जैसे ही उनके समर्थकों और शुभचिंतकों को ये पता चला तो वो तुरंत उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। और बता दें कि उन्हें तबीयत खराब होने के बाद तुरंत जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी का सपना संयोजे बैठे कांग्रेस पार्टी में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपसी गुटबाजी दिनों दिन चरम पर लगातार चढ़ रही है। आलम यह है कि पार्टी के मंत्री और विधायक ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अपने साथियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बता दें, इसी वजह से सूबे में पार्टी की छवि भी खराब होती दिख रही है। सचिन पायलट समर्थक कहलाने वाले पर्व स्तर से कांग्रेस विधायक रामनिवास गढ़वड़िया ने खास बातचीत में बताया है कि पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पर कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। गावड़िया ने कहा है कि राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इन्हें बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। बता दें, सिर्फ अपने फायदे के लिए दलाली करनी है। गावड़िया ने धर्मेंद्र राठौड़ को चापलूस भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली हाई कमान तक ये बात पहुंचेगी और चप्पल जूते उठाकर सेवा चाकरी करने वालों को आरटीडीसी चेयरमैन तो बना दिया गया, लेकिन वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, किसी भी सूरत में पार्टी का नुकसान होता नहीं देख सकते। तो सीधे तौर पर वो बयानबाजी सामने आ रही है लगातार। और विधायक के आरोप पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया, उन्होंने जिस कार्यक्रम में शिरकत की वो कार्यक्रम राजनीतिक नहीं सामाजिक था और पर्व स्तर में राजपूत समाज की ओर से दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सामाजिक कार्यक्रम तो हर पार्टी से जुड़ा समाज का सदस्य आता है। बता दें, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है। सामाजिक कार्यक्रम को लेकर राजनीति करना गलत बात है। तो सीधे तौर पर आपसी गुटबाजी में ही बयानबाजी होती हुई सामने आ रही है। एमएलए गवड़िया ने यह बयान दिया है और सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। धर्मेंद्र राठौड़ को दलाल बता दिया उन्होंने। राजस्थान के भरतपुर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कई वर्षों से पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इस इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी इस पर सभी कार्यकर्ता टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। बता दें कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के अन्य मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार रिपीट करेगी और प्रदेश में 2023 के चुनाव में बहुमत से फिर एक बार सरकार बनाएगी। बता दें, 2018 में चुनाव में बहुमत हासिल कर कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर के एक होटल में जा बैठे। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ही थे और मानेसर जाने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट ने उनको भी कोई तवज्जो नहीं दी।
तो कांग्रेस पार्टी ने 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। साथ ही राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ भी सभी जिलों की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया था। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोशिश करने के बाद भी जब सचिन पायलट नहीं माने तो 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान कांग्रेस का पद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया। गोविंद सिंह ने उस समय सभी जिलों की NSUI कांग्रेस संवेदन यूथ कांग्रेस जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कोई है? ऐसे डराते हैं भाई वही। अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना, ये अद्भुत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति के सामने पुलिस ने एक नाबालिग को पेश किया था, जहां 12 वर्षीय नाबालिग ने अपने पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को प्रयत्न संस्थान में रहने के लिए भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के बाड़ी के रहने वाले पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि वो दिल्ली में रहकर एक मोबाइल कंपनी में काम करता है। उसकी शादी हरियाणा निवासी महिला से हुई थी। पीड़ित युवक ने आगे बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी कुछ दिन दिल्ली तो कुछ दिन बाड़ी में रहती थी। पीड़ित युवक ने बताया कि उसका 12 वर्ष का लड़का और 5 वर्ष की लड़की भी है। युवक की पत्नी का बाड़ी रहने के दौरान एक युवक से प्रेम हो गया और पत्नी का आश्रय कर मार्च 2022 में पत्नी और बच्चे को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित युवक ने दिल्ली में दर्ज कराई थी। दिल्ली में मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित की पत्नी और बच्चे के तलाशना शुरू कर दिया और पुलिस को उनकी लोकेशन उज्जैन में मिली और दिल्ली पुलिस पीड़ित युवक की पत्नी और बच्चों को उज्जैन से दिल्ली लेकर आ गई और 12 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के प्रेमी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और पीड़ित युवक की पत्नी के प्रेमी को जेल भेज दिया। प्रेमी के जेल भेजे जाने के बाद पीड़ित युवक की पत्नी धौलपुर के नादनपुर थाना क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदार के घर रहने लगी। इसी बीच बच्चे ने अपने पिता को फोन किया, जिस पर नाबालिग का पिता बच्चे को लेकर दिल्ली में रहने लगा और कुछ समय बाद पत्नी के प्रेमी की जमानत हो गई और जेल से बाहर आते ही पत्नी के प्रेमी ने पीड़ित युवक की पत्नी से बेटे की कस्टडी को लेकर नंदनपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। जब नंदनपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया तो पुलिस ने पीड़ित युवक को फोन कर बच्चे के साथ लेकर आने को कहा, लेकिन पुलिस के कहने पर पीड़ित युवक अपने नाबालिग बेटे को लेकर नंदनपुर थाने पहुंचा। राजस्थान की कला, संस्कृति, लोकगीत, परिधान और यहाँ की भाषा के देश दुनिया में लोग कायल हैं। ग्रामीण अंचल से भी लोक संस्कृति की ओझल होती झलक को फिर से जीवंत करने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के साथ कर्मचारी, अधिकारी, आमजन और व्यापारियों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अब एक ऐसा दिन देखने को मिलेगा जहां सभी पारंपरिक परिवेश में दिखाई देगा। कोटा संभाग के बूंदी के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने ये पहल की है। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की इस पहल की गांव में ही नहीं बल्कि शहर और प्रदेश के साथ साथ अब देश में भी चर्चा होने लगी है। जिला कलेक्ट्रेट ने सरकारी विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ बूंदी शहर की आम जनता से पत्र के माध्यम से अपील की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि साफा और पारंपरिक परिधान राजस्थान की संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। ये न केवल राजस्थान के गौरव का प्रतीक हैं बल्कि अनेकता में एकता और भारत की पारंपरिक मिसाल को भी प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने कहा कि बूंदी महोत्सव के दौरान 11 नवंबर 2022 को साफा और पारंपरिक परिधान दिवस का आयोजन रखा गया है। इसमें सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ आमजन यशंभव पूरे कार्य दिवस पर साफा और पारंपरिक परिधान पहनकर काम करने का प्रयास करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट ने लिखे पत्र में लोक संस्कृति को बचाए जाने के साथ युवाओं को इस दिशा में प्रेरित किया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा कि इसमें संपूर्ण जिले में बूंदी की संस्कृति विविधता का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं अपील करता हूं कि 11 नवंबर 2022 को समस्त बूंदी के मूल निवासी अपने अपने कार्यस्थलों पर और बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों में साफा के साथ पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल होंगे। इस पत्र की चर्चा बूंदी की विरासत को संयोजे रखने के कारगर साबित होगी। राजस्थान के जोधपुर में औसिया विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत का अनोखा मामला सामने आया। क्षेत्रवासी पानी की समस्या को लेकर किया विरोध कर रहे हैं और बता दें, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव का दाह संस्कार करने के बाद शव यात्रा में जो भी व्यक्ति शामिल होता है वो सभी नहाते हैं और क्षेत्र में पानी की कालाबाजारी करने वाले गैंग सक्रिय होने के चलते लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा और इसे लेकर लोग आक्रोशित हो गए और पंचायत समिति के बाहर पहुंचे। मामला सामने आते ही औसिया विधानसभा के पूर्व विधायक भैरा राम ने राजस्थान सरकार और मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और हमारे विधायक मुख्यमंत्री तय करने और अपनी राजनीतिक चमकाने में व्यस्त हैं। बता दें, उनको फुर्सत मिले तो अपनी विधानसभा की ओर से एक बार फिर से ध्यान दे लें। तो पूर्व विधायक भैरा राम ने खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सड़कें नहीं हैं, पानी बिजली की किल्लत के चलते लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा मुख्यमंत्री तय करने में व्यस्त हैं और बता दें, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तय करने से फुर्सत मिल गई हो तो अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ भी वो एक बार पुनः ध्यान दे लें और वो जिनके घर में मौत हो गई है उनके घर में पानी तक का इंतजाम नहीं है। मौजूदा विधायक सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने में लिए प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है और जनता को मूर्ख बना रही है। वहीं राजस्थान सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। तो यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। बता दें, दाह संस्कार करने के बाद लोग नहाने पहुंचे तो वहां पानी की किल्लत के चलते उन्हें पानी नहीं मिला। पानी की लगातार कालाबाजारी के चलते उन्हें पानी नहीं मिला, जिसका विरोध प्रदर्शन करने वो विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए और बता दें, वहां पे जाके उन्होंने विधानसभा में प्रदर्शन कर दिया और लगातार जिस तरह से वो सामने आ रहे हैं, उनके जो विधायक हैं उस पर भी वो लगातार अपना प्रहार करते रहे, निशाना साधते नजर आए वो लोग। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से ये बयानबाजी सामने आ रही है तो राजस्थान सरकार पर भी ये निशाना साधा गया। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने पीटीआई भर्ती 2016 में आदेश के बावजूद भरतपुर धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरपीसी सचिव हरजाली लाल अटल और शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश अजय फौजदार और अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे पहले भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया। इस बीच नकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया।
लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। और अवमानना याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया अदालत को कि जिस तरह से पूर्व में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था, इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया। इसी बीच निकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ता ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। तो बता दें, इसको लेकर अवमानना का ये नोटिस है जारी हुआ है और आरक्षण से बाहर इन्हें कर दिया है और ओबीसी ये जो आरक्षण है वो नहीं दिया गया। अदालत ने ये आदेश दिया है फिलहाल के लिए। राजस्थान दौरे पर रवाना होने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रशासनिक अमले में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि फेरबदल के तहत 4 जिलों के कलेक्ट्रेट को भी बदला गया है। इस तबादला सूची में गृह विभाग के मुखिया को भी बदला गया है। साल 1994 बेंच के आईएएस अफसर आनंद कुमार अब गृह विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। अभी तक इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी अभय कुमार तैनात थे, लेकिन आनंद कुमार की स्वच्छ छवि की वजह से उन्हें इस पद पर प्रमुख सचिव होने के बावजूद नियुक्त किया गया है। यहां से महत्वपूर्ण है कि गृह विभाग खुद ही सीएम अशोक गहलोत के पास है और इसीलिए उन्होंने साफ और बेदाग छवि के अफसर आनंद कुमार को इस पद पर लगाया है। अभय कुमार को अब ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। आनंद कुमार अभी तक प्रमुख सचिव राजस्व थे और उनकी जगह अपर्णा अरोड़ा को लगाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिन नवीन महाजन को अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जैसे काम महत्वपूर्ण वाले पद पर भेजा गया है, जबकि वैभव गलियारा ने नवीन महाजन का महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग सौंपा गया है। जयपुर के कलेक्टर रह चुके अंतर सिंह नेहरा को जयपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया और अभी तक विकास सीताराम भले इस पद पर काम कर रहे थे, उन्हें श्रम विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि वैभव के पास अब तक रहे चिकित्सा शिक्षा विभाग का जिम्मा टी रविकांत को दिया गया और चिकित्सा शिक्षा विभाग लंबे समय तक वैभव के पास था और इसलिए उन्हें यहां से हटाया गया है। तो बता दें, टीना डाबी के पति को बीकानेर भेजा गया है। 4 जिलों में ये बदले कलेक्टर गए हैं और बता दें ये तबादलों का दौर जो है वो लगातार जारी है और टीना डाबी के पति को बीकानेर भेज दिया गया है मामले में और 30 आईएएस अधिकारियों के इसमें तबादले हो गए हैं और 4 जिलों में जो कलेक्टर हैं वो भी बदले गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंच